अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। क्या आपने कभी बहरी जहाजों को और शिप्स को पहाड़ के ऊपर चलते देखा है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो शिप सिर्फ समंदर पर चलने के लिए बनाई हो, वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में किसी पहाड़ पर चढ़े और फिर दूसरी साइड पर समंदर में जाकर लैंड करे? सुनने में तो शायद ये इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन असल में ये मुमकिन भी है और हकीकत भी। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, जब पहाड़ी इलाकों में रोड नेटवर्क बिछाना होता है तो पहाड़ों को काट कर इस पर रोड बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियों को पहाड़ के ऊपर चलने में आसानी हो। और ये चीज सिर्फ तब ही की जाती है कि जब ट्रैफिक को पहाड़ पर किसी आबादी तक पहुंचने के लिए दुश्वारी पेश आ रही हो, या फिर पहाड़ के दोनों साइड पर बसने वाले शहरों के बीच में कोई लैंड कनेक्शन हो। अब जिस तरह हमारी जमीनी रास्तों में शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, इसी तरह समंदर में भी कई ऐसे मकामात हैं जहां शिप्स को एक बोट से दूसरे बोट तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि इन दोनों बोट्स के दरमियान का फासला बहुत ही कम होता है। इसी तरह शिप्स को शॉर्टकट प्रोवाइड करने के लिए कैनाल्स बनाए जाते हैं। तकरीबन 160 साल पहले तक चाइना से निकलने वाली शिप्स को यूरोप तक पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी से होते हुए बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशन से होते हुए मादागास्कर और ये पूरा कॉन्टिनेंट बाईपास करके यूरोप पहुंचना पड़ता था। और ये पूरा सफर 24,000 किलोमीटर लंबा था। इसमें वक्त भी ज्यादा लगता था और जाहिर है पैसा भी। इस सफर को कम करने के लिए शिप्स के पास दूसरा ऑप्शन भी होता था, लेकिन वो रास्ता ईस्ट चाइना सी से होता हुआ रशिया को बाईपास करके यूरोप तक पहुंचता था। अगर देखा जाए तो ये रास्ता पूरे 11,000 किलोमीटर छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी शिप्स ईस्ट चाइना सी का रास्ता अवॉइड करती थी। इस रास्ते में मसला ये था कि साल में कई महीनों तक समंदर में बर्फ जमी रहती थी। इस मसले को हल करने के लिए और समंदर में शॉर्टकट बनाने के लिए साल 1859 में सुएज कैनाल बनाया गया। 150 किलोमीटर लंबे इस कैनाल में अरेबियन सी को बड़ी आसानी से मेडिटरेनियन सी से जा मिलाया। जो सफर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर 20,000 किलोमीटर में तय किया जाता था, वो इस सुएज कैनाल के जरिए सिर्फ 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। सुएज कैनाल की कामयाबी देखकर अमेरिकन शिपिंग कंपनीज को इसी किस्म के कैनाल की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए शिप्स को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ता था। लिहाजा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये लैंड कनेक्शन जहां पनामा मौजूद है, वहां भी एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया, जिसको आज पूरी दुनिया पनामा के नाम से जानती है। लेकिन सुएज की तरह पनामा से कैनाल निकालना कितना कठिन होगा, ये किसी के जहन में भी नहीं था। जहां सुएज में कैनाल को खोदना काफी आसान था, जो कि वहां की जमीन का लेवल समंदर के लेवल से सिर्फ चंद फीट ही ऊंचा था और वहां की जमीन भी रेतीली हुआ करती थी। वही पनामा के कैनाल को खोदना इम्पॉसिबल था, और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के अंदर ठोस पत्थर थे। ये कैनाल खोदने का मतलब ये था कि 500 मीटर ऊंचे पथरीले पत्थरों को समंदर के लेवल तक डीप खोदा जाए। आखिरकार 1876 में ये मुश्किल तरीन चैलेंज एक फ्रेंच कंपनी ने अपने सर ले लिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को न सिर्फ यहाँ पत्थरों को काटना था, बल्कि जंगलात में मौजूद जहरीले और जानलेवा कीड़ों से भी अपनी जान बचानी थी। अभी काम स्टार्ट हुए चंद साल ही गुजरे थे कि मच्छरों के काटने से वर्कर्स में एक अजीब बीमारी फूट पड़ी थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके वर्कर्स की मौत होने लगी और मामला आखिरकार इस हद तक पहुंच गया कि 5,600 वर्कर्स इस बीमारी की लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। फ्रेंच कंपनी बैंक करप्ट हो गई और प्रोजेक्ट को छोड़कर उल्टे पांव भाग निकले। 1904 में अमेरिका जब यहाँ आया तो उन्होंने पनामा कैनाल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक बार फिर इससे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की। अमेरिकन जान चुके थे कि पहाड़ को खोदना एक बहुत ही अहम प्रैक्टिकल और बेवकूफाना सोच थी। लिहाजा पहाड़ और सी लेवल का ये फर्क पूरा करने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, जिसको आज हम गतून लेक के नाम से जानते हैं। इस लेक के एक हिस्से से कैनाल खोदकर अटलांटिक ओशन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला अब भी बाकी था, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाई गई थी। इसी वजह से ये सी लेवल से 85 फीट ऊंची थी, यानी अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन से शिप्स को इस लेक तक पहुंचाने के लिए 85 फीट की ऊंचाई तक चढ़ना बहुत जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा पागलपन है, आखिर शिप्स कोई गाड़ी
या ट्रक थोड़ी है कि वो किसी पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। शिप्स को हकीकत में यहाँ चढ़ाया जाता था और फिर वापस भी उतारा जाता था। जी हाँ, इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको वाटर स्टेज भी कहा जा सकता है। शिप जब पहले स्टेज के करीब पहुंचती तो लॉक के अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए ट्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का वाटर लेवल समंदर के लेवल के जितना हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है और शिप अब पहले लॉक के अंदर चली जाती है। ये काम एक टग बोट या एक टग ट्रेन की मदद से किया जाता है। शिप जब पहले लॉक के अंदर आ जाती है तो पिछला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी भरकर पहले लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक्स का वाटर लेवल बराबर हो जाता है तो फिर बीच का गेट ओपन हो जाता है और शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है और इसके साथ ही दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद हो जाता है। इसी तरह लॉक का पानी दूसरे लॉक में भरा जाता है और जब सेकंड लॉक का वाटर लेवल गैतून लेक के लेवल से मैच कर जाता है तो फिर तीसरा गेट खोला जाता है और ऐसे शिप गैतून लेक में तैरना शुरू हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो पनामा कैनाल पूरी दुनिया के लिए इतना अहम हो चुका है कि अगर यहाँ छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2021 में एक कंटेनर शिप सुएज कैनाल में सिर्फ 6 दिन तक फंसी रही थी और इसकी वजह से यहाँ की सारी ट्रैफिक जाम हो गई थी। 6 दिन के बाद कैनाल को तो क्लियर करवा लिया गया, लेकिन इस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन यानी 4,680 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद है MKTV की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।